एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे नेपाल 2 करोड़ 80 लाख की आबादी का देश बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी। पिछले कुछ सालों में दोनों कंट्रीज के रिलेशंस उस हद तक वॉर नहीं रहे जितने पहले थे, मगर अब उम्मीद है कि आने वाले कुछ साल कई स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे दोनों कंट्री के रिलेशंस काफी हद तक इम्प्रूव हो। इसमें से एक स्टेप ये है कि जो इंडियन आर्मी चीफ हैं इन्हें कन्फर किया जाएगा द टाइटल ऑफ ऑनररी चीफ ऑफ नेपाल आर्मी। इसका मतलब ऑब्वियसली ये मत समझ लेना कि नेपाल कह रहा है कि नहीं ये आपके आर्मी चीफ नहीं है, हमारे आर्मी चीफ है। नेपाल एक ऑनररी टाइटल देगा हमारे आर्मी चीफ को कि आप नेपाल के भी आर्मी चीफ हैं, और ये एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशन चलती आ रही है। रिसेंटली कुछ डिले हो गई थी मगर फाइनली ये ट्रेडिशन फॉलो की जाएगी। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी बात की जाएगी जिसकी टोटल कॉस्ट बताई जा रही है 40,000 करोड़ रुपए, जो इंडिया और नेपाल मिलकर बनाएंगे। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिया के जो रिलेशंस हैं विद द नेबरिंग कंट्रीज श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एस्पिरेंट्स ने ये बात सामने देखी भी जब यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में ये सवाल आ गया था दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडियाज नेबरहुड। 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर कहती है कि इंडिया श्रीलंका का जो व्यापार है, ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, ये पिछले 1 दशक से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है ट्रेड का बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। और आखिरी स्टेटमेंट ये कहती है कि पिछले 5 साल से नेपाल सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है इंडिया का साउथ एशिया में। अगेन ट्रिकी स्टेटमेंट्स है। मैं चाहूंगा आप सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। इसका सही उत्तर विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के अंत में। नेपाल इंडिया रिलेशंस को इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो पिछले कई साल में खराब हुए हैं। इसके 3 प्राइमरी रीजन हैं। एक बड़ा रीजन तो ये है कि नेपाल ने बार बार असर्ट किया है कि काला पानी लिपू लेक के आसपास का जो एरिया है ये इनको बिलोंग करता है। उसके लिए मैप पब्लिश कर दिया, मैप यूएन में भी भेज दिया, बाकी कंट्रीज को भेज दिया, कहा कि अपने इंटरनेशनल मैप्स की जो टेक्स्ट बुक है ये चेंज करो, हमारा मैप यूज करो। इंडिया के खिलाफ काफी स्टेटमेंट्स दी इनके पीएम ने। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो चाइनीज एम्बेसडर हैं टू नेपाल, उनका इन्फ्लुएंस नेपाली पॉलिटिक्स में, नेपाली इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना जरा बढ़ गया था कि साफ साफ इससे प्रतीक हो रहा था कि चाइना का एक काफी क्रिटिकल रोल है नेपाल के रीसेंट एक्शंस में। मगर पिछले 45 दिन में अगर हम देखें तो लगातार इंडिया और नेपाल के बीच में बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। इसके बारे में कुछ एस्पेक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ ही दिन पहले रॉ के जो चीफ हैं सामंत गोयल साहब, ये नेपाल में गए एक टीम के साथ, कोई स्पेशल ऑपरेशन वगैरह नहीं था, नेपाल की सरकार से मीटिंग करने के लिए गए। ना ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। पहली बात तो आपको जानना होगा कि रॉ, आईबी, बाकी जो हमारी एजेंसीज हैं ये किसको रिपोर्ट करती है? एनएसए को। एनएसए कौन है? अजीत डोभाल साहब। तो आज के समय आप कह सकते हैं कि नेपाल से जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें विदेश मंत्रालय अपना काम तो कर रहा है, मगर एनएसए भी यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व है। और इसमें एक और लिंक ये भी है कि नेपाल से जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर चाइना फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व होगा। और चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर को लेकर बातचीत चल रही है वहाँ पर भी जो मेन व्यक्ति हैं जो सारी बातचीत को संभाल रहे हैं वो हैं अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल का मैं यहाँ पे कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बैक चैनल डिप्लोमेसी इंप्रूव करने में। और जो ये रॉ चीफ की विजिट थी बहुत ही स्पेशल थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी जो पूरी टीम थी वहाँ पर इनके ऑफिसर भी थे अरुण जैन, जो इससे पहले नेपाल में पोस्ट होकर रह चुके हैं एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर। और रॉ चीफ की विजिट से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि नेपाल की तरफ से एक जेस्चर सेंड किया गया टुवर्ड्स इंडिया, एक फ्रेंडशिप का जेस्चर ये था कि पीएम ओली ने, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उन्होंने अपनी कैबिनेट से ईश्वर पोखरायल को हटा दिया। ये वो मिनिस्टर थे नेपाल की कैबिनेट में जो संभाल रहे थे डिफेंस पोर्टफोलियो, और इन्होंने बहुत सारी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दी, बहुत ही ज्यादा कड़ा इनका एंटी इंडिया स्टांस था। तो जब इन्हें अपनी पोस्ट से हटाया गया, ये अपने आप में एक फ्रेंडली जेस्चर, एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्रेंडली सिग्नल था टुवर्ड्स इंडिया। फिर रॉ चीफ की विजिट हो रही है और अब इसके बाद हमारे आर्मी चीफ जा रहे हैं नेपाल। एक के बाद एक देखी जा रही है पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं विद नेपाल। नाउ क्या इसका मतलब है कि हमने चाइना का जो इन्फ्लुएंस है हटा दिया और इंडिया नेपाल के रिलेशन वापस स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे काफी दूर है, अभी बहुत तरक्की करनी बाकी है। मगर ये जो रिसेंटली स्टेप्स लिए गए हैं इससे उम्मीद जागती है कि इन द फ्यूचर
इंडिया नेपाल रिलेशंस वापस स्ट्रांग हो सकते हैं। एक बार जब हमारे आर्मी चीफ को कन्फर्म किया जाएगा द ऑनरी टाइटल ऑफ नेपाल आर्मी चीफ, उससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगी बिटवीन बोथ इंडिया और नेपाल। क्योंकि आपको ये समझना होगा, इंडिया नेपाल के जो मिनिस्टर्स हैं, जो सरकारें हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो भी कहें, पीपल टू पीपल रिलेशन सदियों पुराना है, उस हजारों साल पुराना। एक्चुअली आप अगर देखें तो वैदिक टाइम से नेपाल का मेंशन किया जा रहा है इन इंडियाज कल्चर। और आज भी इंडियन आर्मी में 28,000 सोल्जर हैं जो नेपाल में पैदा हुए थे और आज के समय सर्व कर रहे हैं गोरखा रेजिमेंट्स में। और ऑन एवरेज आप अगर देखो तो हर साल करीब 2000 नेपाली युवक इंडक्ट होते हैं इन द इंडियन आर्मी। ये एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है। इवन कनाडा, यूएस में इस टाइप का सिस्टम आपको बहुत कम दिखेगा। और चाइना ने इन रिसेंट ईयर्स इस सिस्टम को तोड़ने की बहुत कोशिश करी है। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फेल हो चुके हैं। अभी भी उनकी कोशिश ये है कि नेपाल में एक ऐसा एंटी इंडिया सेंटिमेंट वो जगाएं कि नेपाल के लोग कहेंगे क्या जरूरत है कि हमारे सोल्जर्स वहां पे जा रहे हैं। नेपाल के सिटीजन्स को फ्रीडम है कि वो यूके की आर्मी के लिए, फ्रांस की आर्मी के लिए, सिंगापुर की जो फोर्सेस हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता है। तो वो चाहते हैं ऐसा सेंटिमेंट फैले, मगर फॉर्चुनेटली अभी तक वो सक्सीड नहीं हो पाए। और अब नेपाली मीडिया में ये भी बात की जा रही है कि इंडियन आर्मी चीफ की विजिट के बाद या फिर विजिट के दौरान भी नेपाल हो सकता है कि पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का इशू उठाए या फिर इसको कहीं ना कहीं मेंशन करे और इंडिया को रिक्वेस्ट करे कि फाइनली जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो इशू है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये मैं आपको बता दूं, अगर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये बन जाता है नेपाल के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। टोटल कॉस्ट इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने की होगी ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपए। ये एस्टिमेट किया गया है। हो सकता है कि इन द फ्यूचर कॉस्ट थोड़ी चेंज भी हो जाए, मगर रफली इतनी होने वाली है। और जो यहाँ पर फंडिंग है इसकी वो ज्वाइंटली देंगे इंडिया और नेपाल। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया इसमें मेजॉरिटी जो शेयर है फंडिंग का ये प्रोवाइड करेगा। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इंडिया ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक 900 मेगावाट का अरुण 3 प्रोजेक्ट और एक और है 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बहुत से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी बना रहे हैं, मगर जो ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट है ये कंट्रोवर्सी में देखो आ गया था रिसेंटली। वैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात शुरू हुई थी 1996 में, जब इंडिया और नेपाल ने साइन किया था महाकाली ट्रीटी को। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, उसका एक सीधा कटआउट है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नेपाल इंडिया हैड साइन ए ट्रीटी नोन एज Mahakali Treaty in February 1996. Implementation of Pancheshwar Multi-Purpose Project is the centerpiece of the Mahakali Treaty. मगर तब से लेकर हम अब तक देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ आगे तरक्की हुई नहीं है। रीजन एक कंट्रोवर्सी का ये भी है कि जो महाकाली रिवर है, जिसको इंडिया में हम कहते हैं शारदा रिवर, ये इंडिया में भी बहती है और नेपाल में भी बहती है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो उत्तराखंड है इसके बिल्कुल पास जो बॉर्डर है यहाँ से बहती है। तो इसका काफी सारा जो पोर्शन है ये बहता है काला पानी के आसपास। तो अब बात यहाँ पे ये उठ गई कि काला पानी को लेकर तो अब नेपाल काफी इशू को उठा रहा है और कह रहा है कि हम यूएन में जाएंगे और एंड सो ऑन। तो इस प्रोजेक्ट पे काम होगा या नहीं होगा, मगर नेपाल यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्टेड है और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर कुछ आपको ऑफिशियल तरक्की देखने को मिले रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। और अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो मैं ये कहूँगा दिस प्रोजेक्ट अलोन कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया नेपाल रिलेशंस। एक बार इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई तो आप देखेंगे एक रैपिड इंप्रूवमेंट होगी बिटवीन द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड नेपाल। नाउ चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। देखो जो पहली स्टेटमेंट है कि इंडिया श्रीलंका का जो ट्रेड है पिछले 1 दशक से बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। 1 दशक में तो ट्रेड बढ़ेगा ही, दोनों इकोनॉमीज ग्रो करी हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है टेक्सटाइल की, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कई काउंटलेस आर्टिकल्स आते हैं ऑनलाइन कि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें टेक्सटाइल का एक सेंट्रल रोल है और बांग्लादेश ऑफकोर्स एक्सपोर्ट करता है इंडिया को भी। तो ऑफकोर्स ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड आइटम है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो तीसरी स्टेटमेंट है कि नेपाल सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, ये करेक्ट नहीं है। ऑल्दो नेपाल एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। आप अगर ओवरऑल वॉल्यूम्स में देखें तो इंडिया नेपाल का जो ट्रेड था अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2017-18 डेटा, ये था करीब $8.2 बिलियन। मगर बांग्लादेश है साउथ एशिया में, साउथ एशिया आपको पता होगा इस रीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा बांग्लादेश। दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के आसपास था $9.21 बिलियन। ऑल्दो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं
कि साउथ एशियन कंट्रीज के साथ जो भी हमारा ट्रेड है ये हमारे ओवरऑल ट्रेड का 4% से भी कम है। जी हाँ, ज़्यादातर जो हमारा ट्रेड है इट इज़ विद चाइना, विद यूएस, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है बाय द वे कि साउथ एशिया में यूनिटी इतनी कम है क्योंकि इंडिया जो यहाँ पर मेन इकोनॉमी है ये प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है थ्रू रेल, थ्रू हाईवेज, थ्रू एक्सप्रेसवेज विद द रेस्ट ऑफ द रीजन। और जो ट्रेड है आपस में ये भी काफ़ी हद तक कम है। ये मैं आपको बता दूं कि जिस दिन साउथ एशिया कनेक्टिविटी के हिसाब से प्रॉपरली इंटीग्रेट हो गया, ट्रेड यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया, अपने आप देखेंगे आप कि जिस तरीके से आसियान कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज पीसफुली रहती हैं, साउथ एशियन कंट्रीज भी पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगी। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।